हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का अध्याय 5 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, और जो कि अध्याय 5 है जलमंडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ठीक है, तो इसका पहला नंबर है कि पृथ्वी के लगभग डैश भाग में जल होता है। तो पृथ्वी के लगभग 2/3 या 71%, ठीक ना, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग में जल होता है। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र जल की औसत लवणता डैश होती है। तो समुद्र जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में होती है। क्लियर, ये हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में। तो अगला है कि महासागरीय जल में मुख्यतः डैश प्रकार की गतियां होती है। तो महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियां होती है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटे डैश और डैश के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा, ठीक ना। सूर्य, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा लिख देंगे, ये दिख नहीं रहा है लाइट के चमक के कारण, यहाँ पे आप लोग सूर्य और चंद्रमा लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा कि महासागरीय में ज्वार भाटे सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो अगला है कि वृहद वृहद ज्वार डैश और डैश के दिन आते हैं। तो वृहद ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। क्यों आते हैं इसका हमने बेसिक बताया था जब थ्योरी सेक्शन हुआ था इस चैप्टर का। उसमें हमने बताया था कि पूर्णिमा में या अमावस्या में सूरज, चांद और पृथ्वी सब एक ही सीधा में होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है सही उत्तर लिखें, ठीक ना। सही उत्तर लिखना है, कहा है कि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। तो हम बताए थे धारा 2 तरह का होता है, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। तो लेब्राडोर जो होता है वो मेरा ठंडी जल धारा होता है। तो ये हो जाएगा सही, ठीक ना, लिख देंगे सही। क्लियर। तो अगला है कि पृथ्वी का उपलब्ध जल राशि का मात्रा 2.7% स्वच्छ जल है। ये हमने बताया था 2.7% जल स्वच्छ जल है जो पीने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये भी हो जाएगा सही, ठीक ना। क्या लिख देंगे इसमें भी? सही। क्लियर। अगला है कि सुनामी महासागरों में प्रभावित होने वाला गर्म जलधारा है। तो सुनामी क्या कह रहा है कि सुनामी महासागरों में प्रवाहित होने वाला गर्म जलधारा है, जो कि गलत है। सुनामी उसी को बोलते हैं जो बड़ी सी लहर उठती है, उसी को सुनामी कहते हैं, और गर्म जलधारा अलग चीज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब है अगला कि महासागर जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था ज्वार किसे कहते हैं, ये सही होगा, ठीक ना, कि महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। क्लियर। अगला है अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है, जो कि गलत है। अल नीनो एक जलधारा है, ये भी हो जाएगा गलत। क्लियर। यहाँ पे मेरा सही गलत कंप्लीट हो जाए। अब चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में थे। तो चलिए, तो एक वाक्य में जवाब देना है। इसका पहला क्वेश्चन है कि जल चक्र क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। इतना लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा जल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि लवणता से आप क्या समझते हैं। तो ये चीज खाली जगह में था और यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। क्लियर, ये लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का नाम लिखें। हमने बताया था अभी खाली जगह पे कि गतियां 3 होती है। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है। एक क्या होता है? एक होता है तरंग, दूसरा होता है ज्वार भाटा और तीसरा होता है महासागरीय धारा। क्लियर।
चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो बोला पृथ्वी से चंद्रमा का सबसे अधिक दूरी कितनी और न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं चंद्र जो है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितना लिख सकते हैं 4,07,000 किलोमीटर तथा न्यूनतम दूरी हम क्या लिख सकते हैं 3,56,000 ठीक है किलोमीटर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है। तो कौन सा बंदरगाह होगा कोलकाता का बंदरगाह। क्लियर। चलिए अब बनाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल का वितरण को समझाएं। तो पृथ्वी पर जल का वितरण को समझाना है। तो चलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में है। ठीक ना। 97% भाग जो होता है वो महासागर में और केवल 3% भाग महाद्वीप पर है। महाद्वीप मतलब स्थल वाले भाग पे। ठीक है। तो महाद्वीपीय जल में भी क्या होता है कि 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वत पर हिमनद के रूप में है। ठीक ना। बड़े बड़े पर्वत में जो बर्फ ढका हुआ है वही हिमनद के रूप में है 2% भाग और सिर्फ शेष 1% जल ही नदी भूमिगत जल और झीलों तथा तालाबों में उपलब्ध है। ठीक ना। सिर्फ 1% जल ही स्वच्छ जल जो हम लोग के लिए उपयोगी में है। 3% है लेकिन ज़्यादातर 2% पहाड़ों पे ही हिमनद के रूप में उपस्थित है। क्लियर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तरंग क्या है। ठीक है। यह किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। और समुद्र तरंग महासागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। इतना हम लिख देंगे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो घर्षण के द्वारा, घर्षण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक सतह से दूसरे सतह पे जब रगड़ खाती है तो उसको घर्षण बोलते हैं। ठीक ना। तो चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अब कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो फिर इसका आंसर लिख सकते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जमीन जो ढाता है उसी को भूस्खलन कहते हैं, के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन हो जाता है। महासागर में जो जल रहता है उसका विस्थापन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंगे उठती है। ज्वार तरंग तो ऐसे उठती ही रहती है समुद्र के किनारे, लेकिन जब 15 मीटर से ऊंचाई तक उठ जाएगी तो उन्हें ही सुनामी कहते हैं। ठीक ना। इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वारीय भाटा कहलाता है। और कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि वृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट करें। तो वृहद ज्वार किसको कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि वृहद ज्वार लिख के हम डैश दे देंगे और लिखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक ना, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, इसी दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधा पे रहता है। ठीक ना। तो तीनों एक सीधा में होते हैं तो दोनों मिलकर, ठीक ना, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। कौन दोनों की, चंद्रमा और सूर्य की। ठीक ना। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। ठीक ना। अब हम लिखेंगे लघु ज्वार के बारे में। तो लघु ज्वार के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष प्रत्येक महीने की, यहाँ पे डैश है, ठीक ना, इस जगह लिख देंगे कृष्ण पक्ष, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। समकोण के बारे में हम ये चीज़ बता चुके हैं जब चैप्टर पढ़ाए थे समकोण कैसे बनाते हैं। तो इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, इसी कारण लघु ज्वार अनुभव किया जाता है। क्लियर। इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर
हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अंतर बताएं। अंतर बताना है तो पहला है कि उच्च उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं और शीत ठंडी महासागरीय धाराएं, इन दोनों के बीच अंतर बताना है। तो एक साइड हम उष्ण धारा लिख देंगे और दूसरे में ठंडी धारा लिख देंगे, ठीक ना। उष्ण मतलब गर्म धारा ही होता है और ठंडी मतलब शीत धारा, ठीक ना। एक साइड करके लिख देंगे और इन दोनों के बारे में अच्छा से परिभाषित कर देंगे। तो पहला हम लिख सकते हैं कि उष्ण गर्म धारा में कि उष्ण जल धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है तथा ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। और ठंडी जल धारा में जस्ट एक नंबर लिख के लिख सकते हैं कि ठंडी जल धारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के निकट उत्पन्न होती है तथा भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसमें भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, ये पृथ्वी हो गया और बीचों बीच जो रहता है इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, बीचों बीच जो पृथ्वी को आता है। तो इसी जगह तुम्हारा उत्पन्न होता है कौन सा जलधारा, गर्म जलधारा, और ध्रुवों की ओर जाता है। ध्रुव मतलब पोल, नीचे साइड ऊपर साइड दोनों साइड पोल है, तो बीच में उत्पन्न होता है और ध्रुवों की ओर जाता है, उसी को बोलते हैं गर्म जलधारा। और ठंडी जलधारा क्या कहते हैं कि पोल में उत्पन्न होता है और ध्रुव की तरफ आता है, ऐसी भूमध्य रेखा की तरफ आता है, ठीक ना, उसको कहेंगे ठंडी जलधारा। ये हम बता चुके चैप्टर जब पढ़ाए थे। तो अगला हम लिख सकते हैं गर्म जलधारा के बारे में कि गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा होता है और ठंडी, इस साइड लिख देंगे ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कम होता है। क्लियर। और अगला हम लिख सकते हैं कि गर्म जलधारा कौन कौन है उसका नाम लिख देंगे। तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ब्राज़ील धारा हो जाएगा, उत्तरी अंटार्कटिक प्रभाव आदि गर्म धाराएं हैं। और ठंडी जलधारा में हम लिख सकते हैं कि कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा आदि ठंडा धाराएं हैं, ठीक ना, ठंडी धाराएं हैं। इतना हम लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसी का नेक्स्ट अंतर बताएं का नेक्स्ट में है, तो इसका नेक्स्ट में है अंतर बताएगा कि वृहत ज्वार और लघु ज्वार में अंतर बताना है। तो इसका हम यहाँ पे बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आप वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे कि अंतर स्पष्ट करें, तो वही चीज़ हम इसमें लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कारण बताएं। तो कारण बताएं का पहला क्वेश्चन है कि किनारों पर समुद्र तरंग का प्रभाव अधिक होता है। क्यों होता है इसका कारण बताना है कि किनारों पर समुद्र प्रभाव, ठीक ना, समुद्र तरंग का प्रभाव अधिक है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि समुद्र सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है। समुद्र सतह पे हम तो जानते हैं कि ज्वार भाटा जिसको कहते हैं लगातार ऊपर और नीचे होते रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। इस तरंगों की गति कैसा होती है, दोलनात्मक होती है, मतलब डोलते रहता है, इस तरह करके दोलनात्मक होती है, ठीक ना, लहर टाइप का, उसी को दोलनात्मक कहते हैं। तो किसकी गति, समुद्र तरंग की गति दोलनात्मक होती है, जिसके कारण यह तरंगे किनारों के पास जाके किनारों से सीधे टकराती है, ठीक है। किनारों के पास जाके उस धाराओं का और कोई रास्ता नहीं होता है, तो जिसके कारण वो किनारों के पास जाके सीधे टकरा जाती है, जिसके कारण, ठीक ना, जिससे किनारों पर समुद्र तरंग का प्रभाव अधिक होता है। क्लियर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन है कि अनेक देशों में पानी की समस्या है। अब क्यों है इसका कारण बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से 97.3% भाग लवणीय जल है, मतलब समुद्र में है, लवण घुला हुआ है, ठीक ना, नमक के रूप में है, महासागरों में है, ठीक है, और शेष 2.7% ही स्वच्छ जल है, ठीक ना। कितना जल स्वच्छ है, लगभग 2.7% जल स्वच्छ है। और इसका हम लिख सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि, पानी के उपयोग की मात्रा बढ़ने के कारण, साथ ही जल संरक्षण नहीं होने के कारण अनेक देशों में पानी की समस्या है। इतना हम लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, तो अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला नंबर है जल चक्र का एक स्वच्छ चित्र बनाकर समझाएं, ठीक ना। तो इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे, इससे पहले हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना, कि महासागरीय धाराओं के प्रभाव को समझाइए। तो चलिए बताते हैं महासागरीय धाराओं के प्रभाव को।
तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि महासागरीय धाराओं के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव होते हैं महासागरीय धारा के? तो हम लिख सकते हैं कि महासागरीय, एक नंबर देखिए कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, ठीक ना, उस क्षेत्र का तापमान को प्रभावित करेगा। गर्म धाराओं से अस्थायी तट का तापमान अधिक तथा ठंडी धाराओं से तापमान कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं इसी का प्रभाव में कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है, ठीक ना, वह स्थान विश्व का सर्वोच्चतम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। सर्वोच्चतम मत्स्य क्षेत्र मतलब उस क्षेत्र में जहां गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहां पे मछलियां ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मछली का अधिक उत्पादन होता है। क्लियर? तो अगला हम लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से घना कोहरा उत्पन्न होता है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हैं तो गर्म पानी में जल वाष्प रहता है, वो डायरेक्ट जब ठंडा पानी में मिलता है तो गर्म भाप उत्पन्न होता है, तो उसी को बोलते हैं घना कोहरा उत्पन्न होता है, ठीक ना, जिससे नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। ठंडी के दिनों में हम लोग देखते होंगे कि सुबह को जब हम लोग निकलते हैं और सांस लेते हैं तो धुआं टाइप निकलता है, वो दरअसल जलवाष्प होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड रहता है और जब हमारा मुंह का गर्मी से बाहर निकलता है हवा तो वहाँ पे जलवाष्प बन जाता है। समझ में आ गया होगा? तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि गर्म जलधाराएं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है, जिसके कारण इसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। क्लियर? इतना पॉइंट हम लोग लिख देंगे, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हम लोग लिख देंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल में है, ठीक ना, 2/3 भाग में जल है, फिर भी प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के सीजन में, ठीक है, पानी की समस्या क्यों होती है? सूख जाता है पानी, क्यों सूखता है? चलो पढ़ते हैं, इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है, जिसमें पृथ्वी में उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में, हम बता चुके हैं पहले भी क्वेश्चन में कि 97% भाग महासागर में है, केवल 3% भाग महाद्वीपों पे है, मतलब स्थल वाले भाग पे है, और महाद्वीपीय जल में भी 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वतों में हिमनद के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है, जमा हुआ है पर्वतों पे, और शेष 1% जल ही, ठीक ना, जल ही क्या हो जाएगा, नदी है, ठीक ना, नदी, इसको नदी कर लेना, ठीक ना, इसको नदी कर लेना। तो 1% जल ही नदी, भूमिगत जल, झील, तालाब में उपलब्ध है, जो मनुष्य, पादप एवं अन्य जीवों के उपयोग में आते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? चलो देखो आगे हम लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तेज गर्मी के कारण जलवाष्प की क्रिया ज़्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जलवाष्प की क्रिया ज़्यादा होती है, जिससे तालाब, झील का पानी सूख जाता है और भूमिगत जल का स्तर घट जाता है, और ये जलवाष्प वायुमंडल में चला जाता है, इससे पानी की समस्या हो जाती है। इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब बचा था इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर, जल चक्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो चलिए उसको भी देखिए लेते हैं। तो ये रहा दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर में, जो बोले थे लास्ट में बताएंगे कि जल चक्र का एक संचित्र चित्र के द्वारा समझाइए। तो इस तरह का हम एक चित्र बना लेंगे, ठीक ना, क्या बनाना है हम समझा दे रहे हैं। देखो इस तरह का हम सूरज बना देंगे, यहाँ पे इस तरह का बादल बना देंगे, और इधर से होता है क्यों जल चक्र में कि सूरज का किरण, समझो अच्छा से पहले कि सूरज का किरण जल राशि में पड़ता है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या समुद्र हो, ठीक ना, इस तरह का जल राशि में पड़ता है। हम यहाँ पे स्थल बना लेंगे, स्थल वाला भाग, और यहाँ पे नदी टाइप बना लेंगे, और ये समुद्र मतलब जल राशि बना लेंगे। बचपन में तो बनाते हो कि इस तरह पहाड़ का यहाँ पे सूरज निकाल देते, तो वैसा ही पहाड़ बना देना है और इस तरह का जल निकाल के इधर इस तरह कर देना है, ठीक ना, और इस तरह का डायग्राम बना देना। तो होता ही जल चक्र में कि सूर्य का किरण पहले पानी में पड़ता है और फिर क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है यहाँ से, ठीक ना, जल भाप में बदलता है, और भाप जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वह ठंडा होने लगता है, और ठंडा होकर ऊपर में संघनित मतलब एकत्रित हो जाता है, ठंडा होकर, ठीक ना, एकत्रित हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है, और यही बादल जब भारी हो जाता है तो वर्षा कराता है। फिर वर्षा जमीन पर लौटता है या फिर समुद्र पर जाता है, और फिर जलवाष्प की क्रिया होती है, और फिर संघनित होती है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। इसी तरह साइकिल घूमते रहता है, ठीक ना।
इसी तरह का साइकिल घूमते रहता है बार बार, तो इसी को ही जल चक्र कहते हैं। इस तरह का आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है, आप लोग भी इसी तरह का बना लीजिएगा। और इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण जल राशि जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। वहाँ यह जलवाष्प ठंडा होकर संघनित होता है एवं बादल के रूप में ले लेता है, पुनः वर्षा, ओला, हिमपात, ओस के रूप में वापस धरातल पर लौटता है। फिर से वही प्रक्रिया होती है और ये लगातार चलती रहती है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। इतना ही लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा और यहाँ पे मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर। अगर नहीं आया है तो आप पहले इस चैप्टर का थ्योरी देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो देख के अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, ताकि भविष्य में आपके साथ मैं जुड़े रह सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।